नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं, जहाँ पर ममता बनर्जी नंदीग्राम से हुंकार भरने को पूरी तरह तैयार हैं। आज नंदीग्राम में रैली कर ममता बनर्जी विरोधियों पर जमकर बरसी। यहाँ पर उनकी टक्कर टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी से है। नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। ये पिछले साल तक टीएमसी में ही थे, लेकिन दिसंबर में पाला बदलकर वो बीजेपी में शामिल हुए। ममता ने शमशाबाद मजार पर जाकर चादर चढ़ाई। इसके साथ ही अपनी रैली में दुर्गा सप्तशती का पाठ करके बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को चुनौती भी दी। ममता ने नंदीग्राम में एक चाय स्टॉल पर जाकर सबको चाय भी परोसा। अब ममता चुनाव प्रचार के लिए नंदीग्राम में डेरा डाल रही हैं। यहाँ वो अपने एक पार्टी कार्यकर्ता के घर किराएदार के तौर पर रहेंगी। तो वहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का 7वां बजट आज विधानसभा में पेश किया गया। इस बजट में खास बात ये रही कि वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बजट को देशभक्ति बजट के तौर पर प्रस्तुत किया। इस देशभक्ति बजट समेत दिल्ली के पूरे बजट की खास बातें बता रहे हैं शरद शर्मा। आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपना 7वां बजट पेश किया तो उसको देशभक्ति बजट का नाम दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि 12 मार्च से 75 हफ्ते तक यानी 15 अगस्त 2022 तक इंडिया एट 75 कार्यक्रम चलेगा और उत्सव मनेगा। इन्हीं 75 हफ्तों के दौरान बताया जाएगा कि जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तब दिल्ली की भूमिका क्या होगी। पूरी दिल्ली में कनॉट प्लेस की तर्ज पर 500 जगह ऊंचे तिरंगे लगाए जाएंगे। इन सब कामों के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि 10-10 करोड़ रुपए बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के जीवन के प्रचार प्रसार में खर्च किए जाएंगे। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। लेकिन देशभक्ति बजट का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल सरकार का फोकस सिर्फ देशभक्ति तक सीमित हो गया है। दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगती रहेगी। 100 नए महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाने की घोषणा की गई, जो केवल महिलाओं के लिए होंगे। सभी दिल्ली वालों को हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी रहेंगी। 100 नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई। कुल 69,000 करोड़ के बजट का 23.73% यानी 16,377 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए और 14.39% यानी 9,934 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए आवंटित किए गए हैं। वैसे केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2047 तक सिंगापुर के बराबर करने और 2048 में दिल्ली में ओलंपिक खेल आयोजित करने की भी है। दरअसल आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी के दो सबसे बड़े हथियार हैं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के ही सबसे बड़े हथियारों से उसको टक्कर देने की कोशिश कर रही है। तो जो आप देख रहे हैं कि कभी हनुमान चालीसा हो रही है तो कभी देशभक्ति बजट आ रहा है, ये सब उसी टक्कर देने की कोशिश के नतीजे हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मंगलवार के दिन महाराष्ट्र विधानसभा में मनसुख हिरेन के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले में सरकार को घेरते नजर आए, तो वहीं इस मामले में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को गिरफ्तार करने की मांग भी उन्होंने की। मनसुख हिरेन की मौत के मामले को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को घेरते हुए मनसुख हिरेन के पत्नी के एटीएस को दिए गए बयान का जिक्र किया और सरकार से इस मामले में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को गिरफ्तार करने की मांग की। लेकिन ये ध्यान में आया कि सरकार उनको बचाने में लगी है। उनको बचाने के लिए
ठाकरे सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ऐसी कौन सी जानकारी सचिन वाजे के पास है कि अगर वो बाजू हो जाते हैं और उनको अरेस्ट होती है तो उस जानकारी के कारण कौन कौन तकलीफ में आ सकता है। मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो गाड़ी 17 फरवरी को चोरी हुई थी। बाद में 5 मार्च को उनका शव मुंबई से सटे ठाणे में मिला। इस मामले में मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने एटीएस को दिए बयान में बताया कि जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक मिले थे वो गाड़ी नवंबर 2020 से 5 फरवरी 2021 तक सचिन वजे के पास थी। सचिन वजे और मनसुख हिरेन एक दूसरे को जानते थे। विस्फोटक का मामला सामने आने के बाद 3 दिन तक मनसुख हिरेन सचिन वजे के साथ ही थे। सचिन वजे के कहने पर ही मनसुख हिरेन ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुंबई और ठाणे के कमिश्नर को पत्र लिखा। मेरे पति अच्छे तैराक थे, ये नहीं हो सकता कि वो डूबकर मर जाएं। विधानसभा में हुए हंगामे के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बैठक कर इस मामले पर चर्चा की, लेकिन बाद में सरकार ने अपने रवैये पर कायम रहते हुए कहा कि इस मामले की जांच अब एटीएस को दी गई है और सचिन वजे अब इसके जांच अधिकारी नहीं हैं। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाने की बात की गई। मनसुख हिरेन मामले की जांच एटीएस कर रही है। इसकी जांच में जो कुछ सामने आएगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एक अधिकारी का नाम आ रहा है, चाहे सचिन वाजे हो या कोई और, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे बजट सत्र में विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हावी होता हुआ नजर आया। बजट सत्र के शुरुआत में जहां संजय राठौड़ को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो वहीं सत्र खत्म होते होते मनसुख हिरेन के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर खड़ी हुई दिख रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि में इलाज के नाम पर लाखों रुपए कई लोगों से वसूले गए हैं। यहाँ पर पतंजलि के नाम पर न केवल खाता बनाया गया बल्कि लोगों को फर्जी रसीदें भी दी गई। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये रसीद देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये नकली है। बाबा रामदेव की तस्वीर है, पतंजलि की मोहर भी है। दिल्ली के सरिता विहार में रहने वाले मोहन और दीपा भट्ट अपने बेटे का इलाज पतंजलि के हरिद्वार योग पीठ में जाकर कराना चाहते थे। गूगल पर उन्हें पतंजलि का नंबर मिला, जहां पर उनकी बात पंकज शर्मा नाम के शख्स से हुई। पंकज ने पहले भट्ट परिवार से पतंजलि आयुर्वेद नाम के अकाउंट में रजिस्ट्रेशन के नाम पर 45,000 रुपए जमा कराए और बकायदा पतंजलि का आईडी कार्ड भी भेजा, जिससे भट्ट परिवार को पंकज पर शक न हो। लेकिन जब पंकज ने उनसे और पैसे मांगे तो मोहन भट्ट को कुछ शक हुआ। उन्होंने अपने एक जानकार से पतंजलि में पता लगाया तो पूरा मामला फर्जी निकला। जब इसने 25,000 रुपए मांगे मेरे से दोबारा से, तो मैंने इससे आर्ग्यू किया कि हमारी डील हुई थी कि 45,000 में 15 दिन का ट्रीटमेंट है, डॉक्टर फीस, इलाज सब कुछ उसी में है। फिर इन लोगों ने बोला नहीं वो 25,000 तो मेरे को मेडिकल टेस्टिंग के लिए चाहिए। उसके बाद फिर फोन आता है कि मेरे को और भी 25,000 का खर्चा आएगा। तो उस पर मेरे को डाउट हुआ। फिर मैंने इसको चेक करना स्टार्ट किया। फिर मुझे पता लगा कि ये आदमी फ्रॉड है। मोहन भट्ट ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस की माने तो बड़ी सफाई के साथ धोखाधड़ी करने वाले पतंजलि की फर्जी वेबसाइट बनाते हैं और लोगों से इलाज के रजिस्ट्रेशन के नाम पर लाखों वसूल लेते हैं। कि कई जो साइबर रिलेटेड कंप्लेंट्स हम लोगों के पास आ रही हैं और उसमें जो कस्टमर रहता है या जिसको जरूरत है वो जब ऑनलाइन सर्च करता है तो कई नंबर उसमें आते हैं और फर्दर जब वो उनसे बात करना शुरू करता है, कम्युनिकेशन होता है, तो इस दौरान जो है उसके साथ में चीटिंग हो जाती है। इस तरह का एक मामला हमारे पास सरिता विहार में पतंजलि के नाम को यूज करके चीटिंग का भी आया है। इसमें केस रजिस्टर हम लोगों ने किया है और फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और साइबर रिलेटेड जो पहलू हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। पतंजलि का भी कहना है कि पैसे ट्रांसफर करने से पहले सही से जांच कर ले और पतंजलि भी अपने स्तर पर आई शिकायतों को लेकर पुलिस के संपर्क में है। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं और खासकर उन बड़े ब्रांड्स के नाम पर ठगी की जा रही है जिन पर लोगों का विश्वास है। इस केस में पतंजलि है तो कई और ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ और दूसरी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो
ठगी पेटीएम के नाम पर भी हो रही है, ओलेक्स के नाम पर भी हो रही है, लेकिन इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सहयोगी शशिकांत के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में छोटी सी बात को लेकर की गई 3 लोगों की हत्या। दिल्ली में लोग कितने बेरहम होते जा रहे हैं कि वो छोटी बातों को लेकर हत्या तक की वारदात को अंजाम दे देते हैं। दिल्ली में 24 घंटों के भीतर छोटी छोटी बातों पर 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। सोमवार देर रात 2 पड़ोसियों के बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ और फिर मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि 32 साल के रूपेश की जान चली गई। ये तस्वीरें पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर की हैं, जहां रूपेश के घर में किसी का बर्थडे मनाया जा रहा था। रूपेश के घर के बाहर पड़ोसी तरुण शोर मचा रहा था। जब रूपेश ने ऐसा करने से मना किया तो तरुण ने अपने परिवार के लोगों और जानकारों को बुलाकर रूपेश और उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इन्हीं के ही परिवार के लोग, तरुण के परिवार के लोग वहाँ पे कुछ जमा हुए थे और इनका आपस में झगड़ा हो रहा था कोई मैट्रिमोनियल इशू को लेकर, जिसको इन्होंने ऑब्जेक्ट किया। जो इनके पड़ोसी थे, क्योंकि रात का मामला था तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। ये ऑब्जेक्शन करने में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो डिजीज़ का भाई है मुकेश, छोटा भाई, उसके साथ पहले पुनीत का झगड़ा हुआ। पुनीत तरुण का छोटा भाई है, तो इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ। मारपीट में रूपेश की मौत हो गई, जबकि उसकी मां, पिता, भाभी, भाई और मामा बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर तरुण समेत उसके परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जिस तरीके से मामला अभी तक हमारे सामने है, ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर कोई ना क्रिमिनल एक्टिविटी है, ना किसी की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। ये बस झगड़ा बढ़ता ही चला गया। इसका मेरे को तो कोई लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये झगड़ा इतना कैसे एकदम से बढ़ गया। गुस्से के अलावा अभी इसके अंदर हम लोगों को और कोई चीज़ नहीं आती सामने। वहीं मंगलवार सुबह दिल्ली की आजादपुर मंडी में 24 साल के लोकेश और भैया नाम के शख्स की चोरी के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके शवों को बोरों में भरकर छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। उसको मार के बोरे में बांध रहे हैं, वो छील रहे हैं। मैं कह रहा तू झूठ बोल रहा है, सच कह रहा भाई, सच बोल रहा हूँ। भाई को पहचान, हम तुरंत आए वहाँ, यार अभी तुरंत आए और वहाँ यहाँ पर आने के बाद हमने देखा उसके पास एक काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। मैंने उसको, मेरे भाई ने पूछा इसमें क्या है, कह रहा कूड़ा कबाड़ा फेंकने ले जा रहा हूँ। उसको थप्पड़ मारा, मेरे भाई ने कहा इसको खोल अभी यहीं के यहीं। उसने खोला तो उसको उसमें लाश निकली, उसको हमने पकड़ के पुलिस के हवाले करा। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। दिल्ली में 24 घंटे में 3 लोगों की पीट कर हत्या। ये दिखाता है कि दिल्ली में लोग किस कदर छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा होते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। वहीं ये भी दिखाता है कि लोगों के मन में पुलिस या कानून का खौफ नहीं है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय मंडल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।